You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। इंडिपेंडेंस डे पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देशवासियों? आज पूरे भारत देश में इंडिपेंडेंस डे को मनाया जा रहा है और हम सबको ये खुशी है, गर्व है कि हम भी एक हिस्सा है इस सुनहरे क्षण का। और इस इंडिपेंडेंस डे पे हम सब भारतीय जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें सबको जो प्रायोरिटीज है, जो भारत की सुरक्षा है, भारत की सेफ्टी है, जो हमारे सोशल सर्विसेज है, उसके बारे में सजग रहकर हमारा पूरा जो योगदान है वो अपने भारत की सिक्योरिटी, भारत का इंटरनल सिक्योरिटी और जो अपना भारत का विकास है उसके लिए समर्पित रहना चाहिए हम सबको। आपके पास जो नक्सली हुई और क्या कहना चाहते हैं लोगों से जो कि हमारे देश के खिलाफ है और जो हमारे देश में भी रहते हैं, हमारे देश का नमक भी खाते हैं और हमारे देश के खिलाफ लोगों के लिए क्या कहते हैं? ये जो नक्सल जो चलने है उसको बोलते हैं, जो वो शुरू हुई थी एक अच्छे विजन के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन लोगों का जो इन लोगों का जो काम करने का तरीका बदलता गया और बाद में उसका जो इफेक्ट है वो जो अपने आदिवासी गरीब जो लोग हैं उनको उनका अफेक्शन होने लगा। तो अभी की जो सिचुएशन ये है कि इतना सारा अपना गवर्नमेंट है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट वो इतना उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अभी पूरी जो स्थिति है वो पूरे कंट्रोल में है। यानी हमारे महाराष्ट्र स्टेट में नक्सल अभी ना के बराबर रहे हैं और सभी जितने भी हैं वो सब अभी सरेंडर हुए हैं, अपने जो मेन जो अपना गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने लगे हैं। अभी की जो सिचुएशन है, वहाँ की परिस्थिति है वो बिल्कुल सामान्य और अच्छी है। मालूम जैसे बहुत बड़ी आबादी का देश है, तो यहाँ पर जैसे आपने पता क्राइम बढ़ते जा रहा है, लड़कियों को छेड़छाड़ बढ़ते जा रहा है, ड्रग्स भी बढ़ते जा रहा है, तो किस तरह से मालूम हेल्प मिलेगी, क्या मैन पावर मिलेगी ज्यादा जरूरत है यहाँ पर पुलिस मैन पावर? अभी क्या है कि यहाँ का क्राउड ज्यादा है तो इसलिए इसका यहाँ पे थोड़ा क्राइम ज्यादा है, लेकिन जो भी होता है क्या होने वाला है, हमारा पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है। जो ड्रग्स के बारे में है तो हमारे कंटिन्यूस उसके ऊपर कार्रवाई चालू है और जो अपना महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोलिंग 24 घंटे चालू रहती है। हमारा निर्भया स्क्वाड हमेशा उस पेट्रोलिंग पे रहता है। जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर अगर छोटी सी भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसका हम तुरंत कॉग्निजेंस लेते हैं और जो प्रॉपर एक्शन हमारी तरफ से लिया जाता है। And persistence tests, toppers have not only excelled academically but have also inspired their peers with their sincerity and commitment. मेहनत की राह पर जो चल पड़ता है, मुश्किलों से डरकर कभी नहीं रुकता है, जिन्हें मिलती है कामयाबी की पहचान, आज हम उन्हें देने वाले हैं इस मंच पर सम्मान। Please come with your parents. ये एक पैरेंट के लिए बहुत ही सम्मान का दिन है।
कि आज उनके बच्चों ने उनका नाम ऊंचा किया है। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए हमारे फर्स्ट टॉपर के लिए, नजर मोहम्मद अदनान, 90% in HSC exam February 25। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Got 90% in HSC exam February 2025. Please come with your parents on the stage. Again, I request the chief guest Sir to present the award. Sheikh Gulista Begum secured 90% in HSC exam February 25. Our third topper, Sheikh Shifa Nazim, who secured 84% in HSC exam February 25. I request Ingame Sir to present the award. Sheikh Shifa Nazim. पेरेंट्स के लिए बहुत ही गर्व का दिन है आज कि उनके बच्चों ने उनकी स्कूल में, उनके कॉलेज में नाम ऊंचा कर दिया है। Now I request the guest of honor, Kamble Sir, to present awards to our science toppers, Khan Asiya, who secured 81% in HSC exam February 25. Give her a huge round of applause. Khan Asiya, please come with your parents. Khan Asifa. Khan Asifa ने 81% सिक्योर किया है HSC एग्जाम में। तालियां बिल्कुल नहीं चाहते। स्टूडेंट्स, आप भी इमेजिन कर रहे हो खुद को और अपने पेरेंट्स को यहाँ। Our guest of honor, Kamble Sir, to present the award to the third topper of science section, Khan Bushra, who हमारी फर्स्ट टॉपर एंड थर्ड टॉपर सिबलिंग है। दोनों बेटियों ने अपने माँ बाप का गर्व से ऊंचा कर दिया है। टू ऑल, और सबको मेरी तरफ से, मालवनी पुलिस स्टेशन की तरफ से विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके स्कूल और कॉलेज के चेयरमैन प्रिंसिपल डॉक्टर रियाज खान सर, उन्होंने आज मालवनी पुलिस स्टेशन को यहाँ पे इनवाइट किया। एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मैं आया हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर। थैंक यू सर। अभी ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका एक कारण ये है कि जब हमारे सर्विस की शुरुआत हुई थी सन 2011 में, आफ्टर ट्रेनिंग, 1 साल का ट्रेनिंग था, तब मेरी पहली पोस्टिंग थी वो जो नक्सल प्रोन एरिया है महाराष्ट्र में, जो नक्सलाइट एरिया है गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हुई थी। और वहाँ पे जो एक्चुअली पुलिसिंग जो है वो वहाँ पे नहीं चलता था सर।
वहाँ पे जो पूरा सोशल पुलिसिंग चलता था, यानी वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में लोग आके जैसे एनसी करते, एफआईआर करते या फिर कोई एप्लीकेशन डालते, ऐसा उधर कुछ नहीं चलता है। वहाँ पे तो सिर्फ एंटी नक्सल ऑपरेशन और जो भी है वो लोगों के साथ घुल मिलना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन क्रिएट करना, उनको जो अपना सिस्टम है, जो अपना गवर्नमेंट है, उसमें उनको एब्सॉर्ब करना। तो मुझे याद आया कि वहाँ पे जो ऐसे अपना नेशनल जो प्रोग्राम्स है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है या फिर अपना रिपब्लिक डे है, ये इतने अच्छे से हम मनाते थे कि जैसे मेरी पोस्टिंग बांबरागढ़ में थी, तो बांबरागढ़ में जितने भी कॉलेजेस है वो हम सब इकट्ठा करते थे, सबके कंपटीशन लेते थे उस दिन। जो अभी आपने जितने भी परफॉर्मेंस किए उस तरह के, सुबह 8 बजे वो प्रोग्राम शुरू हो जाता था, तो 12-1 कब बजते थे समझ में नहीं आता था। तो आज मुझे वही याद आ गई कि जब मेरी शुरू में जब मैं पोस्टेड था, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे ऐसे कार्यक्रम हम करते थे। अभी यहाँ पे मुझे 2 शब्द कहने के लिए जो मौका दिया है, तो सबसे पहले आप लोगों ने जिन्होंने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उसमें जो पहला जो अपना सॉन्ग था कि मैं अगर रहूं ना रहूं ये भारत रहना चाहिए, उसके बाद जो 1857 का जो पहला अपना वार था फॉर फ्रीडम, उसमें पैट्रियट मंगल पांडे से लेकर सुभाष चंद्र जी बोस वहां तक, यानी इंडिपेंडेंस जो अपना स्वातंत्र्य है वो हमें प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो बीच में एंकर ने कहा भी इंडिपेंडेंस नॉट अ गिफ्ट, इसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ा है। और ये सब आपने यहाँ पे दिखाया, ये देख के बहुत अच्छा लगा। यानी अगर मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा भारत देश रहना चाहिए, तो हमारी जो प्रायोरिटी है, मेरी प्रायोरिटी, आप सबकी प्रायोरिटी, देश के हर एक नागरिक की जो प्रायोरिटी है वो अपना भारत देश रहना चाहिए। और इसीलिए हमको जो कुछ भी करना है जीवन में वो सही करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है, कैसे होती है, अभी जो जितने भी आपने परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाया, तो देखो कितना अच्छा लगता है। और ये जो स्पिरिट है ना, वो आज एक दिन के लिए नहीं, वो थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारे पूरे जीवन में या अगर हम याद रखेंगे तो सच में उसका जो बेनिफिट से फायदे वो जरूर मिलेंगे। अगर हम देश को सामने रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से बाहर जाने के बाद आप जब पैदल चलेंगे ना, तो भी आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करेंगे। आप घर पे जाओगे ना, तो अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने जो नेबर से, आप यानी सबके साथ आप बहुत पोलाइटली बिहेव करेंगे। सबको जिनका रिस्पेक्ट है वो आप रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे। सिर्फ क्या है कि जो बदलाव ये अपने खुद के अंदर जब लाएंगे ना, तो ये सब हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है, अगर वो हम फॉलो करेंगे जीवन में तो खुद को तो उसका फायदा होता ही है, लेकिन जो अपना देश है, छोड़ो अपना मालवनी है, जो अपना महाराष्ट्र है,
वो एक अलग स्टेटस पे लेके जाने के लिए बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो अभी और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी पिछले 6 महीने से मैं यहाँ मालवनी में एज ए पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि मालवनी में क्राउड ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। तो क्या है कि यहाँ के जो इश्यूज है वो थोड़े उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि महिला लड़कियों की छेड़छाड़, ये यहाँ पे अभी बर्निंग इशू है। और जो अभी ड्रग्स वो भी, तो इसके ऊपर हम थोड़ा रूट से काम कर रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। वो सहयोग किस तरह से, इस सभी ऐसे चीज़ों से हमको दूर रहना है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स। आज मैं ये आपको ऐसे फॉर्मली बता रहा हूँ, इसके बारे में अगर सर चाहे तो मैं बाद में एक स्पेशल लेक्चर यहाँ पे हम करेंगे टाइम देके। और दूसरा जो इशू है वो है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ जो छेड़खानी के प्रकार जो होते हैं, तो अभी आपको पता है कि पिछले 10-12 साल से जो हमारे मेजर एक्ट्स है ओरिजिनल, जैसे आईपीसी है, अभी का बीएनएस है, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन बाद में अभी नए लॉ भी आए हैं। जैसे पोक्सो जैसा एक्ट ऐसा है कि उसमें अगर 18 साल से छोटे महिला लड़की, उसके साथ अगर कोई गलत होता है तो उसको बेल नहीं है, जो करता है उसको बेल नहीं है, बेल मिलती नहीं, 3-4 महीने तक बेल मिलती नहीं। और अगर लड़की की उम्र 16 साल से भी कम है तो उसमें तो ट्रायल, यानी जब तक केस कोर्ट में चलेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, तब तक बेल नहीं है। ये जो ऐसे अपराध करने वाले हैं या फिर ऐसी सोच उनके दिमाग में चल रही है, उनके लिए है। लेकिन लड़कियों के लिए बेस्ट क्या है कि आपको बहुत बार क्या होता है कि कहाँ भी अपने घर से चालू करो, कहाँ से लड़कियां बहुत बार बताती नहीं है, हाँ, वो चुपचाप उसको सहन करती है, इग्नोर करती है, क्योंकि उसको हर तरह का डर रहता है। मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, घर पे मेरे माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाँ। ये एक जो सोशल प्रेशर रहता है ना, उसके नीचे दब जाती है लड़कियां। और पुलिस स्टेशन पे ये मामले तभी दर्ज होते हैं कि बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब सबको रोना आता है। लड़की रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, हाँ। हम जब सुनते हैं तो हम भी हतबल हो जाते हैं। जिसने किया है अपराध, उसको तो हम उसको पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, कोर्ट उसको सजा देगी, वो सब हो जाएगा। लेकिन जो भुगतना पड़ता है ना आप लोगों को, बच्चियों को, उसको कंपेंसेट कौन करेगा? उसको कोई कंपेंसेट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और ये नौबत ना आए, इसीलिए अगर कुछ भी थोड़ा गलत लगता है तो उसको शुरू में कहा होना चाहिए उसके ऊपर। आपके लिए
बहुत सारे माध्यम है। आपके बिलोव्ड टीचर्स आपके साथ रहते हैं। अगर आपको लगता है कि घर पे नहीं पता होना चाहिए तो आप आपके टीचर के पास आप बोल सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स घर वालों को भी वो रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो उस तरह से भी हम काउंसलिंग करते हैं। उस तरह से भी काउंसलिंग चलता है कि उसमें से कुछ तो एक्शन लेके जो भी प्रकार हो रहा है वो रुकना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। तो बताने का मेरा ये है कि आप उसको इग्नोर मत करो, आप उसको सहन मत करो। आपके जो नज़दीक के हैं, जो आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या फिर फ्रेंड हो सकती है, या फिर टीचर हो सकती है, या फिर माँ हो सकती है, पिताजी भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू एक्सप्रेस। आपको बताना चाहिए। मैं अभी इतना जोर से क्यों आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम जाने के बाद, बात हाथ से आगे जाने के बाद में हम उसको बताएंगे, बोलेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो फिर क्या है, ऑलरेडी नुकसान हो जाता है उसमें। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखो। हमारी निर्भया स्क्वाड भी रहती है, निर्भया, और आपके लिए एक अपना हेल्पलाइन नंबर 1098 है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ कंप्लेंट बॉक्स रहेगा, कंप्लेंट बॉक्स। आप कंप्लेंट बॉक्स में अगर स्कूल के अंदर कुछ है तो कंप्लेंट बॉक्स में डालो। जितना हम कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपके लिए आपके टीचर भी उतना करते हैं, ठीक है। तो ये एक आप हमेशा याद रखो कि हमें कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, ना कोई सहन करना है, ठीक है। बस और जाते जाते यही बताऊंगा कि आज जो आप सबने, जितने लोगों ने परफॉर्मेंस किया शुरू से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर, मैं जब प्रवेश किया स्कूल में, तभी से आपके स्कूल का जो अनुशासन है, यूनिटी है, वो मुझे वहाँ पे जो अपना बैंड का ये शो आना, वहाँ से दिखाई पड़ा। बहुत अच्छा लगा सर। वो बच्चे इधर नहीं है शायद, है क्या, जो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि मुझे जितना लगता था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम आपने परफॉर्म किया। उतना टाइम वो पेशेंस रखना और जो यूनिफॉर्मिटी है वो रखना। एक बार भी आपका बीट कहाँ पे मिस नहीं हुआ, एक बार भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस आप सब अभी अगर छोटे बच्चे होते तो मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन आप अभी 11th और 12th में सब पढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं 10वीं में, मैं तो मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ। 10वीं पास करने के बाद क्या करना है, ये मैं जब 7th क्लास में था तभी मेरा तय था कि मुझे साइंस को जाना है। तो मैं साइंस के लिए एडमिशन लिया मैंने। जब मैं 12th पास हुआ तब मेरे पास तो ये कि अपना एक ग्रुप था, मैथ्स ग्रुप था। तो मुझे हमारे कॉलेज में वहाँ पे सब इंजीनियरिंग के सभी ट्रेड थे और मुझे एडमिशन भी मिल रहा था वहाँ पे। आईटी के लिए मिल रहा था, मैकेनिकल के लिए मिल रहा था, लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया। मुझे बीएससी ही करनी थी,
क्योंकि वो मेरा कब तय था, जब मैंने साइंस को एडमिशन लिया तभी मेरा वो डिसाइड किया था मैंने कि मैं बीएससी में ही ग्रेजुएशन करूँगा। और जैसे मैंने बीएससी के लिए एडमिशन लिया तभी से मैंने कॉलेज के जो अपने प्रैक्टिकल के पीरियड रहते हैं और जो 4 पीरियड अपने थ्योरी के रहते हैं, तो उसके अलावा मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में मैंने बिताया, बहुत सारा। यानी अगर 3 बजे 2 बजे लेक्चर खत्म होते थे, अगर उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं सीधा खाना खा के लाइब्रेरी में जाके बैठता था रात को 8 बजे तक। उसके बाद ही घर 3 से 5 के बीच में अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल करके बाद में मैं लाइब्रेरी जाके बैठता था। अगर प्रैक्टिकल में कोई ये नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल मिस करके भी मैं लाइब्रेरी में बैठता था। तो लाइब्रेरी में बैठता था। ये बताने का कारण ये है कि उस 3 साल में साइड बाय साइड मैंने एमपीएससी की पूरी तैयारी कर दी। यानी मैंने 2005 से लेकर 2008 तक, 2006 से लेकर 2009 तक मैंने मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया। उसी साल पुलिस सब इंस्पेक्टर की एमपीएससी की ऐड आई, मैंने फॉर्म भरा। मैंने पहली ही इसमें पहले अटेम्प्ट में मैंने प्री क्लियर की, मैंने मेंस क्लियर की, मैंने फिजिकल बहुत अच्छा दिया। और मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम 652 कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम थी और मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र मैं 4th रैंक, मेरी रैंक 4th रैंक थी। लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो तो मेरा था ना, वो कब से था, 7th स्टैंडर्ड से था कि आगे जाके क्या करना है, आगे जाके एमपीएससी करना है। ये सिर्फ मेरे घर वालों ने बताया था, उनको भी पता नहीं था कि एमपीएससी होती क्या है। लेकिन जो सिखाया गया था तो मैंने वो थोड़ा, हम जब हमारा सब कुछ जो प्लान होता है तो हमको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप भी अभी छोड़ दो 10वीं तक क्या किया, कितने मार्क आए, क्या हुआ, वो जाने दो, वो कोई नहीं पूछता। अभी से आपको आपका करियर अगर करना है, सच में करना है, तो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। और अभी से प्लान करोगे ना तो आपको आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होगी। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, तुम्ही ऐकले असेल सर्वांनी, की शांततेच्या काळामध्ये तुम्ही जेवढा घाम गाळाल, युद्धाच्या वेळी तुम्हाला तेवढे कमी रक्त सांडावं लागतं। तर ये जो फॉर्मूला, ये जो भी है ना, वो हमें फॉलो करना चाहिए, तभी आगे जाके आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। आप जिस भी आप क्षेत्र में आपका नाम करना चाहते हैं, आपका करियर करना चाहते हैं, वो आराम से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए क्या आवश्यकता है, उसका जो प्लानिंग है वो फार बिफोर होना चाहिए। जहाँ से सोचते नहीं लोग, वहाँ से हमने हमारा प्लानिंग अगर किया तो सक्सेस वो आराम से मिल जाता है, बहुत आराम से मिल जाता है। तो आप सब, आपको जितना अभी समझ में आया वो आप उसका घर जाके आराम से उसके ऊपर विचार विनिमय करो, थिंक अबाउट इट, और जो भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा करो, आपके लिए अच्छा ही होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। और फिर एक बार मैं आप सबका स्कूल कॉलेज के प्रशासन और डॉक्टर खान साहब का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं रुकता हूँ। थैंक यू। They have taken their precious time. They were with us during the whole program and श्रीकांत सर ने तो बहुत अच्छा गाइडेंस हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को दिया।
श्रीकांत सर ने जो अपना एक एग्जाम्पल बताया कि he was focused from 7th standard onwards that he has to become something in his life. So उनका जो career planning है that started from 7th standard and after his 12th standard 3 साल उन्होंने लाइब्रेरी में जो भी प्रिपरेशन किया MPSC एग्जाम के लिए, ये बताता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में और कॉलेज में फोकस करके कंप्लीट डिवोशन के साथ में अगर वो अपनी स्टडीज पूरा करे तो वो श्रीकांत सर के जैसे PRO बन सकते हैं। एक मैसेज सर की तरफ से हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अपने स्टडीज पे फोकस रहना है, बाहर की एक्टिविटीज को ध्यान नहीं देना है। डोंट गेट डाइवर्टेड विथ योर आउटसाइड फ्रेंड्स। हमने रिक्वेस्ट किया है श्रीकांत सर से कि एक ड्रग अवेयरनेस का सेशन यहाँ पर कंडक्ट करें, तो सर ने एक्सेप्ट किया है कि वो खुद यहाँ पर आएंगे और हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में 1 घंटे का सेशन फॉर स्पेशली ड्रग अवेयरनेस which will be conducted in our Mother Teresa Junior College. So we would like to thank Shrikant sir and Kamlesh sir for being with us. मगर क्यों? अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? आखिर में तुझे चूल्हा ही फूकना है। अरे सौम्या, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? मैंने तुम्हें बुलाया था ना रसोई में, आकर मेरा हाथ बटाओ। देखो ना माँ, बाबा मुझे स्कूल जाने नहीं दे रहे। हाँ हाँ, सही तो कह रहे हैं। आखिर तुम पढ़ लिख कर करोगी क्या? आगे जाकर तुम्हें घर की गृहस्थी संभालनी है। बापू मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉलेज के बाद सिनेमा देखने जाऊंगा। ई लो बिटवा, वैसी कौन सी फिल्म देखोगे? निरहुआ साइकिल वाला बापू। बाबा, आपने भैया को फिल्म देखने के लिए पैसे दिए और मुझे स्कूल तक जाने नहीं दे रहे हो। वो हमारे घर का चिराग है, हमारा नाम रोशन करेगा। तुम क्या कर लेगी रे? अंदर जा। पड़ोसी लखन और बबलू जो बाबा से मिलने आते हैं, अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। और बाबू कैसे हो? सब ठीक है, तुम बताओ। हाँ हाँ सब ठीक है। अयो बिटिया, जरा चाय नाश्ते का तो इंतजाम करो। और बताओ तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? हाँ ठीक है। अरे हाँ बाबूजी, सुना है सारे गांव में तुम्हारी ही बिटिया की चर्चे है। पूरे गांव में सारी लड़की की शादी हो गई, बस तुम्हारी बिटिया कुंवारी बैठी है। तुम का चिंता नहीं करो, हम आज ही उसका स्कूल से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किए हो, वरना ही सारे समाज के सामने तुहार ना करे आती। हाँ, हम उनका शादी जल्दी से जल्दी करवा दें। चलिए चलते हैं। दृश्य 2। सौम्या की माँ बैठी कुछ सोच रही होती है, उतने में ही सौम्या की बुआ और मौसी आ जाती है। क्या वो सौम्या के लिए कोई उम्मीद की किरण लेकर आती है? ये आगे देखते हैं। नमस्ते बुआ, नमस्ते मौसी। नमस्ते बेटा। आओ आओ बैठो। और भाभी कैसे हो? और दीदी सब ठीक? हाँ हाँ सब ठीक ही है। और दीदी किस सोच में बैठी हो? क्या बताओ आरती, सौम्या जो पढ़ाई की जिद कर रही है और उसके बाबा उसकी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ हाँ सही तो कह रहे, जितने पैसे तुम उसकी पढ़ाई में डाल रहे हो उतने पैसों में तुम सौम्या की शादी और दहेज का खर्चा निकाल दोगी। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। वैसे भी आजकल दहेज कितना देना पड़ता है, पर देखो ना सौम्या जिद ही नहीं छोड़ रही है। जिद करती है तो करने दो, तुम बस उसकी शादी करा दो, वरना उसकी उम्र निकल जाएगी। मेरी नज़र में एक लड़का है, कहूँ तो बात करूँ? अरे नेकी और खुशबू, तुम बात करो, मैं आज इसके बाबा से बात करूँ। हाँ ठीक है, फिर हम चलते हैं। नमस्ते। सौम्या की माँ जाती है सब्जी लेने, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। ले भाजी ले भाजी ले भाजी। बोलो भाभी जी, क्या दे दूं सब्जी में आज? अरे ओ बहन जी, आपको कुछ सुनने में आया उनकी बेटी के बारे में? हाँ हाँ सुनने में तो आया है, उनकी बेटी की इतनी उम्र हो गई है फिर भी स्कूल जा रही है। गांव में सारी लड़कियों की शादी हो गई है, बस इन्हीं की लड़की कुंवारी बैठी है। कितनी शर्म की बात है।
दृश्य 3। सौम्या की माँ सौम्या के पापा से बैठी उसकी शादी की बात कर रही होती है। उतने में ही सौम्या की टीचर आ जाती है। क्या वो कोई शिकायत लेकर आती है? आगे देखते हैं। जी कौन? नमस्ते, मैं सौम्या की टीचर। नमस्ते, आइए आइए। ये है सौम्या की टीचर। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए बैठिए। क्या बात है, इतने दिनों से सौम्या स्कूल क्यों नहीं आ रही? अब से वो स्कूल नहीं आएगी, उसका नाम काट दो, हम उसका शादी करा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी पढ़ने की उम्र है, उसे पढ़ने का पूरा अधिकार है। तुम क्या चाहती हो? हम उसका पढ़ा लिखा कर अपनी नाक कटवा दे, जैसे तुमने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की नाक कटवा दी और समाज में अपना सर झुकवा ले हम? पर कुछ नहीं, उसका नाम काट दो। जी जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। दृश्य 4। सौम्या के चाचा और उनकी बेटी अनाया शहर से गांव आते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे प्रेम, तुम आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। देखो सौम्या, अनाया आई है। अरे नमस्ते भैया। अरे प्रेम, आओ बैठो बैठो। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। कैसी हो सौम्या? ठीक हूँ दीदी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या सोच रही हो? देखो ना दीदी, माँ बाबा ने मुझे पढ़ाई करने से इनकार कर दिया है। वो मुझे स्कूल भेजना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? माँ बाबा को लगता है लड़कियाँ स्कूल जाने के लिए नहीं, घर गृहस्थी के लिए होती है। अच्छा रुको, मैं मेरे डैडी से बात करती हूँ। डैडी 1 मिनट इधर आइए। भैया मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटी बोलो। देखिए ना डैडी, ताऊजी सौम्या को पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। देखिए ना चाचा, बाबा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं 12 साल की हूँ। डैडी आप बात करिए इस बारे में ताऊजी से। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो प्रेम, कहो क्या कहना है। सुना है आप सौम्या को स्कूल से निकाल दिए हैं, घर पे भी बिठाए हैं और साथ में उसकी शादी भी करवाना चाहते हैं। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? बूढ़ी हो जाएगी तब करेगी। और रही बात उसकी पढ़ाई की, हमारे खानदान में जो है लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, फिर भी हमने तुम्हारे कहने पर पढ़ने दिया। भैया आपने समाज में तो ये देखा ना कि लड़कियों की शादी 9-10 साल की उम्र में हो जाती है, मगर आपने ये नहीं देखा ना कि 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में लड़कियां विधवा हो जाती है। आप भी क्या यही चाहते हो कि सौम्या भी जल्दी शादी करके जल्दी विधवा हो जाए? और यही नहीं, 18-19 साल की उम्र में लड़कियां घर पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब लड़का जवान होता है तब उसे मन करता है कि दूसरी तीसरी शादी करने का। और भैया आप ये भी नहीं जानते कि समाज में लड़कियों के साथ कितना दुष्परिणाम हो रहा है। और वो लखन, अरे वो लखनवा इधर आ रे, इधर आ। तेरी पहली बेटी क्या कर रही है? वो खेत में काम कर रही है। और दूसरी बेटी वो तो घर पे बैठी है। और तीसरी का क्या हुआ? और तीसरी बेटी, उसको तो उसके ससुराल वालों ने जला के मार दिया। भैया लखन की बेटी को तो जला दिया गया था और वो आपको आके सलाह दे रहा था। मैं तो कहता हूँ घर पे कुंवारी बेटी ही सही है मरी हुई बेटी से। भैया आप तो समझदार हो, समाज की बातों में आप मत आओ। आज देखो मेरी बेटी पढ़ लिख के टीचर बन गई है, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती है। वैसे ही एक दिन देखना सौम्या भी पढ़ लिख के आपका नाम रोशन करेगी। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए आपको छोटी सी सलाह दे रहा हूँ। तुम कह तो सही रहे हो बेटी सौम्या। जी बाबा। बेटी कल से जो है तुम स्कूल जाओ और जितना चाहे उतना पढ़ो। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी। हाँ बेटी, तुम पढ़ो, खूब पढ़ो और हमारे देश का नाम रोशन करो। ए बापू, मैं तो कुंवारा हूँ और सौम्या से बड़ा हूँ, आप मेरी शादी करा दो। भैया ये गलती दोबारा मत दोहराओ। ना ये कुछ पढ़ता लिखता भी नहीं है, ना ये कुछ काम करता है। अगर अपनी जिंदगी भी खराब करेगा और दूसरे की जो लड़की लाएगा उसकी जिंदगी भी खराब करेगा। जा पढ़ाएगा। तो देखा आप सबने, ये सिर्फ एक कहानी, ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये हमारे समाज की सच्चाई थी। ये उन लाखों बच्चियों की कहानी थी जिनकी जिंदगी बाल विवाह ने छीन ली। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जैसे ही कोई बेटी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे रोकने वाले सबसे पहले उसके घर के
के लोग होते हैं, कभी समाज के नाम पर तो कभी इज्जत के नाम पर उसके सपनों को कुचल दिया जाता है, पर उनकी रूह कभी हार नहीं मानती। धन्यवाद। के बीच में जाकर उनकी आजादी का जश्न रोकते हैं। और आज 15 अगस्त है। अरे ये जश्न नहीं है, अरे रुको, अरे जागो, अरे ये आजादी नहीं है, अरे रुको रुको, सुनो, अरे रुको रुको, सुनो। आजादी का मतलब वो नहीं जिसका जश्न तुम मना रहे हो। आजादी के एक एक शब्द का मतलब हम तुम्हें बताते हैं। अन्याय जो हम पे हो रहा है, सच बोलने पे आवाज उठाने वालों को पागल बना दिया जाता है। इस अन्याय से तो मौत ही बेहतर है। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम नीची जाति के लोग नीचे ही रहोगे। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमारी बराबरी करने का। भागो यहाँ से। अधिकार तब तक ये शादी नहीं हो सकती। कहां से लाऊं इतना पैसा? इस दहेज प्रथा को कोई बंद करो। दहेज इंसान किसी मुश्किल में गिरे तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है और
उसे इंसानियत कहते हैं, इंसानियत। अगर इस देश से अन्याय, जबरदस्ती, अधिकार, दहेज इन सबको निकाल देंगे तभी हमारे देश को आजादी मिलेगी। वो देखो, वो पागल, मार दो गोली उन्हें। हर हाल में हमें देखनी है। Fantabulous! What an energetic performance! अभी भी हम यही कहेंगे कि वो पागल सही और हम समझदार गलत। Your claps are the energy for our performance. Let's make it louder. एक और तालियां हो जाए। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर 15 अगस्त के बेहद खास अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए गर्व, सम्मान व आत्मचिंतन का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, लेकिन ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां, त्याग और संघर्ष की कहानियां छिपी हुई है। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक जैसे सेनानियों ने आजादी की मशाल जलाई थी। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू के हर एक कतरे से इनकलाब लाएगा। क्या आपने कभी सोचा है आज जो हम खुलकर कुछ भी बोल पाते हैं, कुछ भी पहन पाते हैं या अपने पसंद के स्कूल जा पाते हैं, ये सब इतना आसान नहीं था जिससे कि आज है। अंग्रेजों के दौर में हमारे पूर्वजों ने कई अत्याचारों को झेला है, हमारी संस्कृति को दबाया गया, यहाँ तक कि हमारे देश को आर्थिक तौर पर भी कमजोर किया गया। आजादी, क्या आपको पता है आजादी क्या है? आजादी का मतलब एक ऐसी आजादी जहाँ व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आजादी एक ऐसी भावना है जो भीतर से महसूस की जा सके। ये एक ऐसा गुण है जो हर एक व्यक्ति में होता है। आजादी का मतलब कि एक ऐसी आजादी जो देश को पराधीनता से मुक्त कराने की लड़ाई है। यह देश के विभिन्न लोगों को एकजुट करता है। विविधता में एकता, भारत एक मूल मार्ग और शक्ति है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बहुमत वाले देश का हिस्सा है, जहां हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। आइए हम इस राष्ट्रध्वज को नमन करें अपने और अपने देशवासियों के कल्याण के प्रति हमारे संकल्प को दोहराएं। आज जो हम ये झंडा फहरा रहे हैं, यह केवल एक कपड़ा ही नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी एकता और हमारे गर्व का प्रतीक है। हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलाई, लेकिन आज की जिम्मेदारी हमारी है कि हमें इस आजाद भारत को और भी ज्यादा आजाद बनाना है, सुरक्षित और शिक्षित बनाना है। इस देश की हिफाजत ही मेरा ईमान है, मेरे वतन में ही बसती मेरी जान है। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, ये वतन ही मेरी असली पहचान है। धन्यवाद। मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ। और एडमिन डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग, हाउस कीपिंग, प्यून्स, IT डिपार्टमेंट, इन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और 9 मिस और पूरी वॉलंटियर टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में एंकरिंग की बहुत अहम भूमिका होती है। इसी भूमिका को बखूबी से निर्वाह करते हुए इस कार्यक्रम की सुंदरता में जिन्होंने जान लगाया, तहसीन मिस और शेख जाहिद और शेख कुलसुम का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ।
और अंत में आज के 79 स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का, मेहमानों का और बच्चों का और हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर जी, मैडम जी का, सभी टीचर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरे कफन पर हिंदुस्तान लिख देना।